So, this is lecture number 8th of electromagnetic induction, and in this part, we will continue with the growth of current in RL circuit, and then we will study about energy stored in inductor. सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या आपको पता है? जो टाइम कांस्टेंट है, अभी जो हम इस चैप्टर में टाइम कांस्टेंट पढ़ के आते हैं, उसका वैल्यू होता है इंडक्टर इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। अब अगर पूछ ले इसका आपसे अगर पूछ ले कि बेसिकली इसका डायमेंशंस क्या होता है, तो ये टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन होगा टी। लेकिन अगर पूछे कि टी इनवर्स किसका डायमेंशन है, तो वो आर अपॉन एल का डायमेंशन होगा। ठीक है। कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी, यानी कि कैपेसिटेंस इंटू रेजिस्टेंस। अब आपसे पूछे कि आरसी का डायमेंशन क्या होगा, वो टाइम के ही तो बराबर आएगा, तो टाइम का डायमेंशन टी होता है। और आपसे पूछे टी इनवर्स किसका डायमेंशन होगा, तो 1 अपॉन आरसी का डायमेंशन होगा टी इनवर्स। सिमिलरली आप एसी में पढ़ के आते हैं फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन रूट अंडर एलसी, तो ये भी फ्रीक्वेंसी देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर आता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आपसे ये इसका डायमेंशन पूछे तो आप यही बताइएगा टी इनवर्स। ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। एक्चुअली देखिए क्या हुआ, पहले देखिए हमारे पास इंडक्टर है, एक इंडक्टर लेते हैं जो कि फुल्ली चार्ज्ड है। आपको पता है जब एक इंडक्टर फुल्ली चार्ज होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। इसमें करंट अगर हम आई नॉट फ्लो करवाते हैं तो अभी इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। और ये जो एनर्जी स्टोर्ड होगा इंडक्टर में वो किसके फॉर्म में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो जब आप इस स्विच को क्लोज करते हैं तो ये इंडक्टर क्या करेगा, करंट फ्लो करवाएगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, हीट एनर्जी का डिसिपेशन होगा। तो यानी क्या होगा कि जो इंडक्टर पहले फुल्ली चार्ज था उसमें से करंट निकलेगा तो इंडक्टर अब डिस्चार्ज होगा, और जैसे जैसे इंडक्टर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा सर्किट में जो करंट आई है वो भी डिके करना स्टार्ट करेगा। इतना समझ में आया? अब देखिए आप इसमें लगाइए किरचॉफ लॉ। यहां से करंट गया यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा माइनस आई आर, फिर इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ आता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास जो डिकेइंग करंट का टाइम के साथ में जो फॉर्मूला आता है वो आता है आई नॉट, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। टी क्या है, वो टाइम जहां पे करंट डिके कर चुका होगा। अब आप देखिए ये टाइम, ये जो करंट है ये डिके कर रहा है। अगर डिके कर रहा है इनिशियली, अगर आप यहां पे t इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो e टू द पावर माइनस 0 वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो i जो होगा वो आई नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आएगा। और t इक्वल टू इन्फानाइट जब डालिएगा तो यहां पे t इक्वल टू इन्फानाइट डालिएगा तो यहां e टू द पावर माइनस इन्फानाइट ये वैल्यू 0 आता है तो i 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब आप करंट और टाइम में ग्राफ बनाते हैं तो इनिशियली करंट मैक्सिमम है और फिर करंट धीरे 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 डिके होगा और फाइनली करंट जो होगा वो 0 हो जाएगा इनफाइनाइट पे। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, डिके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है। सो अभी हमने पढ़ा था इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी स्टोर्ड है ये अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जैसे अगर आप कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो हाफ सीवी स्क्वायर के फॉर्म में होता है, और ये एनर्जी स्टोर जो है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में होता है। ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं तो यहां एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सिमिलरली इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड आता है वो आता है हाफ एल आई स्क्वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। और यहां जो एनर्जी डेंसिटी होगा दैट विल बी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि ये हाफ एल आई स्क्वायर कैसे आया।
ठीक है। जब आप एक इंडक्टर में बाहर से क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, इंडक्टर के अंदर करंट डालते हैं, तो इंडक्टर क्या होगा, जब आप बाहर से पावर सप्लाई करते हैं तो इंडक्टर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो हम बात कर रहे हैं पावर सप्लाइड टू इंडक्टर और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इंडक्टर। तो वो पावर होता है V इंटू आई या E इंटू आई लिखिए। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और EMF इंडक्टर में क्या होता है, L di बाई डी टी, ठीक है, इंटू आई। यहां से जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, और यही वर्क डन उसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर डायरेक्ट याद रखना है हाफ एल आई स्क्वायर। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको आरएल सर्किट गिवन है और बाहर से हमने बैटरी कनेक्ट किया है, अभी स्विच ओपन है। आपको बोला कि t इक्वल टू 0 पर स्विच को हम अभी क्लोज करते हैं, स्विच इज जस्ट क्लोज्ड। तो आपको कमेंट करना है कि करंट पे कमेंट करना है, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी पे कमेंट करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टर। देखिए मैंने आपको बताया था कि t इक्वल टू 0 पे व्हेन यू विल स्विच ऑफ द, व्हेन यू विल जस्ट क्लोज द स्विच, तो क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा इंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट होगा और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसको अपोज करेगा। तो t इक्वल टू 0 पर मैंने आपको बोला था कि इंडक्टर को हटा करके सर्किट को ओपन करना है, और जैसे ही सर्किट को ओपन करते हैं तो करंट जो होगा t इक्वल टू 0 पे वो 0 हो जाएगा। पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, पावर होता है V इंटू आई, करेंट ही 0 है तो पावर डिलीवर्ड 0 हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। करंट 0 है तो अभी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर ही नहीं होगा। पर देखिए अब हम कमेंट करते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टर। देखिए ईएमएफ जो होता है इंडक्टर में वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, और आपको पता है कि जैसे ही आप करंट इस स्विच को क्लोज करिएगा तो करंट यहां जाएगा, यानी यहां क्या होगा, इंक्रीज इन करंट। और इंक्रीज इन करंट और उसका जो रेट ऑफ चेंज इन इंक्रीज इन करंट लास्ट क्लास में हम पढ़ के आए थे, उसका डेरिवेशन करके आता था फॉर्मूला E बाय एल ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां डालेंगे तो L से L कैंसिल, और t इक्वल टू 0 डालेंगे तो देखिए जो EMF इंड्यूस्ड इन इंडक्टर है वो आएगा माइनस E के बराबर। क्यों, क्योंकि डी आई बाई डी टी है वो E अपॉन एल ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल के बराबर है। तो यहां जब t इक्वल टू 0 डालिएगा तो e टू द पावर माइनस 0 वो 1 के बराबर आता है, तो डी आई बाई डी टी ई बाय एल के बराबर आ गया, ठीक है। और जब आप यहां पे डी आई बाई डी टी ई बाय एल के बराबर डालिएगा तो एल एल कैंसिल, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर माइनस ई के बराबर आ जाएगा, और ये नॉन जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है अगेन आपके पास आरएल सर्किट है, रेजिस्टेंस 5 ओम, इंडक्टेंस 10 हेनरी, और बाहर से हमने ईएमएफ सप्लाई किया 10 वोल्ट। तो आपसे पूछा है कि वो टाइम बताइए जब करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू का 9/10 हो जाए। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि करंट अगर मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए तब बेसिकली जो टाइम का फॉर्मूला आता था वो आता था 0.693 इंटू एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला आता था कब, जब करंट मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाता था तो टाइम का ये फॉर्मूला आ जाता था, ये याद भी रखना होता है। लेकिन अगर करंट मैक्सिमम वैल्यू का 9/10 हो जाए तब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको बेसिक मैथ लगाना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ई अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। यहां पे आप आई को रखिएगा 9/10 ऑफ ई आर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ई अपॉन आर के बराबर है, तो 9/10 ई आर से ई आर कैंसिल, 9/10 इस फॉर्म में, और आर के जगह पे 5 ओम, एल के जगह पे 10। तो आप जिसको अब मैनेज करिएगा, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा, लॉग का लगाइएगा तो आपके पास टाइम आ जाएगा जब करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू का 9/10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि वो टाइम बताइए जब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वो 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। यानी मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर्ड है वो उसके मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 हो जाए। आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू होता है मैग्नेटिक एनर्जी का हाफ एल आई स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है
वो करंट के आई स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इंडक्टेंस तो फिक्स है, 10 हेनरी आपको दिया है। तो जब आप इसका रेशियो लीजिएगा तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर अगर वो 1/4 के मैक्सिमम आता है तो करंट जो होगा वो मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। बस यही कैच है इस क्वेश्चन में, कि आपको क्वेश्चन में बोला कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वो मैक्सिमम का 1/4 टाइम हो गया। तो आप इस रिलेशन को यूज करके आप क्या करिएगा, करंट का मैक्सिमम के साथ रिलेशन निकालिएगा। तो करंट का मैक्सिमम के साथ रिलेशन आ जाएगा हाफ ऑफ मैक्सिमम करंट। और आपको पता है कि जब जीरो से हाफ ऑफ मैक्सिमम करंट जाता है तो उसका टाइम निकालने का हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, 0.693 L/R। एल का वैल्यू रखिएगा 10, आर का वैल्यू रखिएगा 5, आंसर आएगा वो टाइम जब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 टाइम हो जाए। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि इंडक्टर के अलग अलग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। एक तो आप बहुत सारे इंडक्टर को आप क्या कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, तब एल इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा। अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब एल इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा वो निकालना है। तो आप याद रखिएगा, इंडक्टर का कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के बराबर आता है। बस यही एक स्टेटमेंट याद रखना है कि इंडक्टर के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो सेम होगा जो हम 10th क्लास में पढ़ के आते थे कि रेजिस्टेंस को जब हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला आता था। कैसे, रेजिस्टेंस को जब आप सीरीज में कंबाइन कर देते हो तो आर इक्विवेलेंट आता था R1 + R2 + R3। सिमिलरली जब आप इंडक्टर को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो नेट इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा L1 + L2 + L3। सिमिलरली पैरेलल में 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, जेईई मेंस 2016 में आया था। आपको बोला है कि एक इंडक्टर है, उसका लेंथ आपको L गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, नंबर ऑफ टर्न्स N गिवन है। ठीक है, तो आपको बोला कि इस क्या करते हैं, इंडक्टर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर जो कटा हुआ पार्ट है उसको हम पैरेलल में ज्वाइन करेंगे। तो नया इंडक्टेंस बताइए और नया टाइम कांस्टेंट बताइए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब आप इस इंडक्टर को कट करते हैं आधे आधे में, तो अब जो नया इंडक्टर बनाइएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम होगा क्योंकि ऐसे कट किए, पर लेंथ आधा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, हम कमेंट करने जा रहे हैं कैपिटल एन और स्मॉल एन पे। जैसे ही आप इसको कट करिएगा लेंथ आधा हो जाएगा और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी आधा हो जाएगा क्योंकि आधा कर दिया हमने। और आपको पता है कि जो स्मॉल एन होता है वो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। अगर आप लेंथ आधा करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स आधा हो जाएगा, तो ये आधा ये आधा, तो जो एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो अभी भी वही होगा जो पहले कट करने से पहले था, यानी कि स्मॉल एन में देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, अब आप देखिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। सिंस स्मॉल एन कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला, इंडक्टेंस जो वैल्यू है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया भी कांस्टेंट है, तो इंडक्टेंस हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द इंडक्टर। अब आप लेंथ क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो जो इंडक्टेंस है वो भी आधा हो जाएगा, यानी दोनों जो कटा हुआ पार्ट है उसका नया इंडक्टेंस L/2 हो जाएगा। और फिर आप क्या करते हैं, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल में जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो आपको पैरेलल में L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है 1/L1 + 1/L2। तो L1 की जगह पे L/2, L2 की जगह पे L/2 रखिएगा, तो L इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा L/4। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि नया टाइम कांस्टेंट बताइए। आपको पता है टी इनिशियल आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो है L/R। टी इनिशियल क्या है, L/R। अब आप देखिए, अगर जो L इक्विवेलेंट L/4 हो गया तो आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है रो L/A होता है। ठीक है, रो L/A होता है। अगर L इक्विवेलेंट L/4 हो गया तो रेजिस्टेंस भी तो R/4 हो जाएगा। ठीक है, और टॉ न्यू क्या होगा, L/R। L L/4 हो गया था, रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो L/4 रखिएगा
R/4 रखिएगा तो 4 कैंसल, यानी कि जो टाइम कांस्टेंट है जो पहले था वो अभी भी आया, टाइम कांस्टेंट में चेंज नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आप एक इंडक्टर को कट करते हैं इक्वल हाफ में तो उसका इंडक्टेंस तो चेंज होगा पर टाइम कांस्टेंट सेम रहेगा।